Hello students, today we have discussed next topic medical termination of pregnancy. In the previous video में हमने कुछ कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, जिसको हम एबॉर्शन भी कहते हैं। एमटीपी हमारे कंट्री में लगभग 80% टर्मिनेशन यूज किया जाता है। लगभग 80% लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि बहुत से एरिया में लोगों को मालूम ही नहीं है कि इनको किस तरीके से रोका जाए या कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम इसको रोका जा सकता है, या फिर कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी है या नहीं चाहते हैं तो उसकी जगह बहुत सारे आपके कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। बट मैक्सिमम लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। बट प्रॉब्लम यह है कि लोग अवेयर ही नहीं है इस मेथड से, तो उनके लिए यह सबसे अच्छा सलूशन होता है कि आप एबॉर्शन करा दो। आप खुद सोचिए कि एबॉर्शन से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वह आपका मदर पर पड़ता है। बहुत से केसों में आपने देखा होगा कि एबॉर्शन कराने से फीमेल की डेथ भी हो जाती है। आज के टाइम में हमारे इंडिया में बहुत से लोग एजुकेट हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर इन सब चीज़ों की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा पा रही है। वहां पर उन लोगों को यह मालूम ही नहीं है कि कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं बजाय एबॉर्शन के। एबॉर्शन अगर देखें तो सोशली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है और इमोशनली भी ठीक नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ता है आपके हेल्थ पर। अब हम बात करें कि एमटीपी क्या है, व्हाट इज एमटीपी। तो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फुल टर्म्स आइदर इंटेंसिवली और वॉलंटरी इज कॉल्ड एज एमटीपी। इसको हम इंड्यूस एबॉर्शन भी कहते हैं, यानी वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या हम उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फ्यूजन एबॉर्शन। अगर देखें तो नियरली आपके 45 to 50 मिलियंस एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लगभग आपका 45 से 50 मिलियन आपके एमटीपी पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म होते हैं, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ईयर। मतलब जितना नंबर ऑफ प्रेगनेंसी होता है उसका 1/5% जो होता है आपका एमटीपी होता है। एमटीपी की अगर बात करें तो एमटीपी का सिग्निफिकेंट रोल है इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर दैट पर्पज, मतलब डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ये पर्पज नहीं है। बहुत सारे कुछ वेस्टर्न कंट्री में भी एबॉर्शन अलाउ नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी सरकमस्टेंस हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, एबॉर्शन वहाँ पर आपका वेस्टर्न कंट्री में अलाउ नहीं होता है। लेकिन इंडिया में एमटीपी लागू किया गया लगभग आपका 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसको अलाउ करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे हम कहते हैं एमटीपी एक्ट। ये आपका लगभग 1971 में पारित हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि किस कंडीशन में हम एमटीपी अलाउ किया जाए, मतलब कौन कौन से कंडीशन होंगे जिस कंडीशन में हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या एबॉर्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले केस में हम देखें कि इफ़ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल, यदि प्रेगनेंसी आपकी क्या है, हार्मफुल है, और इवन इफेक्ट टू मदर, फेटस या बोथ, इस कंडीशन में हम एबॉर्शन करा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बर्थ से पहले अगर एम्ब्रियो में कोई सिंड्रोम हो, कोई डिजीज हो, कोई डिसऑर्डर हो, तो सिर्फ उसी केस में आप एमटीपी कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हुआ कि इफ़ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज हार्मफुल और इवन इफेक्ट टू मदर, फेटस आर बोथ, देन एमटीपी इज अलाउ। सेकेंड केस बात करें, इंडिया में देखें तो रेप के केस आपके ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी में एमटीपी लागू किया गया। अब हम बात करें कि एमटीपी कब करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी एमटीपी करा लो, कभी भी। आपने पढ़ा भी कि जो भी आपका
गेस्टेशन पीरियड है आपका 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। आप अगर एमटीपी आपके लिए कब सेफ है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मीन 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड, उस वीक में आप एमटीपी करा सकते हैं, वह आपकी मदर के लिए सेफ है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराते हैं तो आपका मदर के लिए सेफ है, और अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं कराते हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है फीमेल के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है आपका एमनियोसेंटेसिस। इसका मतलब क्या है कि फीमेल से लिक्विड लिया जाता है और उससे फाइंड किया जाता है कि बेबी हेल्दी है या इल है, या आपने सुना भी होगा प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अधिकांश लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि टोटली प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को आज के समय में टोटली बैंड कर दिया गया है। पहले लोग टेस्ट कराते थे कि बेबी मेल है या फीमेल है, अगर फीमेल होती थी तो इसका हम एबॉर्शन करा देते थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन को आज बैन कर दिया गया है, कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। दैट इज ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एमटीपी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नाम से स्पष्ट है कि यह, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी बीमारी हो जाती है, और यह आपका होता है ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान ये आपका ट्रांसमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ये सब आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। अब हम यहाँ बात करें कि कैसे इनका ट्रांसमिशन होता है। ट्रांसमिशन मीन्स कैसे वह आपका इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है क्या? सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट होता है उसके द्वारा। शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, कोई भी जो आपका इंजेक्शन नीडल है उसका अगर आप शेयरिंग करते हो, देन शेयरिंग द अनस्टेरलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है अगर उसको आप अनस्टेरलाइज्ड ही यूज करते हो, देन आपकी बॉडी में वह ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, ब्लड का भी जो ट्रांसफ्यूजन होता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो तो देन आपके ये डिजीज ट्रांसफ़र होते हैं। इन्फेक्टेड मदर टू फ्यूटस, अगर मदर इन्फेक्टेड है तो जो फ्यूटस होगा उसका वो भी आपका इन्फेक्टेड होगा। तो ये सारे आपके मेथड्स हैं जिसके थ्रू आपका ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का। इन सारे डिजीज में अगर देखें हम तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शन को छोड़ दिया जाए तो और जो भी सारे डिजीज हैं वह सारे डिजीज आपके क्योरेबल हैं, यानी उनका अगर हम समय से पता चल जाए तो उनका हम प्रॉपर क्योर कर सकते हैं। क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो सिम्टम्स में आपके ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइट पेन होगा, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, जेनाइटल रीजन में आपके ईचिंग होंगे, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, हल्का सा पेन होगा। अधिकतर देखो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वह आपके फीमेल में एसिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब फीमेल में आपका कोई लक्षण नहीं दिखता है और लंबे समय तक उनमें यह लक्षण जो होता है आपका अनडिटेक्टेड होता है, उसमें हम समय से हमको पता ही नहीं चल पाता है। इन द लेटर स्टेज बाद में पता चलता है तो वह आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाता है, या उसको हम फिर एबॉर्शन कराते हैं, या स्टिल बर्थ, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या कभी कभी फीमेल जो होती है इनफर्टिलिटी हो जाएगी, या जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पर कभी कभी आपका कैंसर भी हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। प्रिवेंशंस, इनसे कैसे बचा जाए? तो प्रिवेंशन कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सबसे पहला पॉइंट, अवॉइडिंग सेक्स विथ अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स। सेकेंड थिंग्स, ऑलवेज यूजिंग कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस। थर्ड, इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट ए डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। अगर आपको कोई डाउट है
तो आप शुरुआत में ही डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि उनका प्रॉपर तरीके से क्योर हो सके। गेटिंग कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डायग्नोस्ड डिजीज, अगर जो भी बीमारी है अगर उसका पता चल रहा है तो उसको समय से उसको इलाज कराया जाए और कंप्लीट ट्रीटमेंट किया जाए जब तक कि वो आपका समाप्त ना हो जाए। थैंक यू।